यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और द इंडोवर्स पे आपका स्वागत है। अभी पिछले ही हफ्ते भारत के बाहर रहने वाले एक नागरिक के रूप में मेरे साथ एक थोड़ा खराब अनुभव हुआ और फिर मैंने न्यूज़ और सोशल मीडिया पे नेपाल, ईरान, भारत, हमारी सरकार के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा और देखा कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर भारत की दुनिया में जगह है क्या और हमारे देश और सरकारों की विदेशी नीतियों से हम लोगों की, एक आम आदमी की जिंदगी पे और दूसरों को हमें देखने के नजरिए पे क्या असर पड़ता है। बस इस सब के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यूरोप में लगभग 7 साल से रह रहा हूँ और मैं यहाँ के कई देशों में घूम चुका हूँ और जब भी मैं किसी नए देश में घूमता हूँ तो मुझे वहाँ के लोगों से बात करना बड़ा पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि मैं कई देशों और संस्कृतियों के लोगों से मिल चुका हूँ। ऐसा करने से ज़्यादातर मेरे 2 बहुत ही सकारात्मक अनुभव रहे हैं। पहली बात तो लगभग हर कोई जो मुझे भारतीय उपमहाद्वीप से मिला है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से, उनमें एक भाईचारे की भावना एक दूसरे के लिए दिखती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी ज़्यादातर लोग, जिनके देश से हमारे बहुत ही खराब संबंध रहे हैं, भी बहुत ही प्यार, तहजीब और अपनेपन से मेल मिलाप करते हैं। लोग ये बात समझ चुके हैं कि देशों और सरकारों के बीच जो गंद मचा हुआ है वो बात अलग, लेकिन हम सब किसी न किसी तरीके से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत दुनिया के अपने हिस्से का सबसे बड़ा और जाने माना देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि मुझे कितने ही ऐसे लोग मिले हैं मोरक्को, तुनीजिया, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की इत्यादि जैसे देशों से, जो कि ज़्यादातर बड़े खुश होते हैं भारतीयों से मिलकर। ये वो देश हैं जो भारत को बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखते हैं। इससे मुझे एहसास हुआ कि भले ही हम कोई विकसित पश्चिमी देश ना हो, लेकिन कई देशों के लिए हम बहुत नामी गामी हैं। ये सम्मान मिलता है कई कारणों से, जैसे कि एक जैसी संस्कृतियाँ, अच्छे ऐतिहासिक संबंध, मिलता जुलता खान पान और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लिए बेइंतहा प्रेम भी। मुझे तो आश्चर्य हुआ है ऐसे कई ईरानी लोगों से मिलकर जो कि केवल बॉलीवुड की फिल्में देखकर ही हिंदी बोलना सीख गए। ऐसे मोरक्को और तुनीजिया के लोगों से मिलकर जो कि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनते ही नहीं, गाते भी हैं। और ऐसे कई अफगानी लोगों से मिलकर जिनके अंदर भारत के लिए केवल प्रेम और सम्मान की भावना है। अभी जिस यात्रा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ही मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला, ईरान, मोरक्को और पहले के यूगोस्लाविया के देश से, जिनके अंदर भारत को लेकर बहुत प्रेम और सम्मान था, क्योंकि उनकी संस्कृति हमसे मिलती जुलती है या फिर पहले ऐतिहासिक रूप से हमने उनको अच्छी राजनीतिक मदद दे रखी थी। इस चीज़ को कहा जाता है सॉफ्ट पावर। इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि इस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। चलिए अब आते हैं मेरे अभी के ताज़ा अनुभव पे। मैं पिछले हफ्ते बेल्जियम घूमने गया हुआ था और ये यहाँ कोविड-19 के लॉकडाउन उठने के बाद की मेरी पहली यात्रा थी। अब मैं अपनी हर यात्रा पे मैग्नेट्स, चुंबक खरीदता हूँ यादगार के रूप में, और इसी कारण मैं वहाँ की एक दुकान में घुसा जहाँ पे कि मुझे काउंटर के पीछे हिंदी जैसे गानों की आवाज़ आई। अब आजकल मास्क लगाने की वजह से लोगों का चेहरा देखना मुश्किल रहता है, पर गाना सुन के और काउंटर के पीछे खड़े 50 साल के लगभग की उम्र के सज्जन का गेहुआ रंग देखकर मैंने उनसे हिंदी में पूछा कि क्या आप भी भारत से हैं। इस पर उन सज्जन ने एकदम से मुड़ के गाना बंद कर दिया और मुझसे अंग्रेजी में जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं नेपाल से हूँ। तो मैंने भी फिर अंग्रेजी में उनसे बोला, अच्छा, मुझे गाना सुन के लगा कि पुराना बॉलीवुड का गाना है इसलिए मैंने पूछ लिया। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नेपाली गाने हैं। पहले हम बॉलीवुड सुना करते थे लेकिन अब नहीं, भारत एक अच्छा देश नहीं है। अब ये सुन के मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, देशों के बीच कैसे भी संबंध रहे हों, कभी भी हम देसी लोगों में कड़वाहट की भावना नहीं आई। तो अब मैंने अपना उत्तर थोड़ा समझदार तरीके से देना चाहा कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ अभी ज़रा देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत और चीन के बीच, और भारत में लोग चीनी सामान को तोड़ रहे हैं और चीन को बॉयकॉट, बहिष्कार करने की भावना फैली हुई है। पर फिर से वही जवाब आया, भारत अच्छा देश नहीं है, पहले हम बॉलीवुड सुना करते थे पर अब नहीं। अब इस सब के बाद मैं उस दुकान से निकल गया, क्योंकि पहली बात तो मुझे कोई मैग्नेट पसंद भी नहीं आई थी और ऊपर से अब एक ही क्षणिक भावना थी सदमे की और गुस्से की। अब पहली बात तो आप लोगों से अपना यह अनुभव बांटने के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस एक आदमी को दोषी मत ठहराइएगा। क्या हमारे खुद के देश में ऐसे लाखों करोड़ों भारतीय नहीं होंगे जो कि आज अगर किसी चीनी इंसान को सड़क पे या फिर उनकी खुद की दुकान या रेस्तरां में मिल जाएं तो उससे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे? बल्कि ऐसा तो होने भी लगा है, और इसकी शुरुआत तब हुई जब नेपाली प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि भगवान राम, जिनसे देखा जाए तो बीजेपी को कुछ ज्यादा ही प्यार है, अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में पैदा हुए थे। इस पे तो नेपाली सरकार कुछ पुरातात्विक स्थलों की जांच करने की भी तैयारी कर रही है। इसके विरोध में हम देख रहे हैं कुछ हिंदुओं को नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बदतमीजी करते हुए और जातीय गाली गलौज करते हुए, जैसे कि उन्हें मोमो वाला बुलाना। इसके ऊपर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक नेपाली आदमी का सर मुंडवा के उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और उसे नेपाली प्रधानमंत्री की आलोचना करवाई जा रही है।
मजे की बात तो ये है कि जांच करने के बाद पता चला कि ये आदमी तो भारतीय ही है और इसका ये वीडियो विश्व हिंदू सेना नामक एक गैर राजनीतिक दल ने नेपाल के इस दावे को करारा जवाब देने के लिए बनाया था। अगर इस बात पे आपको गुस्सा नहीं आता है तो आना चाहिए, क्योंकि आपको समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं लोगों द्वारा फैलाई जा रही नकली और गलत खबरों की, वो भी बस इसलिए क्योंकि एक नेता ने एक भगवान के बारे में कुछ कह दिया जिनके जन्म या मृत्यु के बारे में सही मायने में किसी को कुछ नहीं पता और इसके इंसानों द्वारा लिखे गए शास्त्रों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। और इस सबसे असल में खतरे में पड़ते हैं आप और मुझ जैसे आम आदमी। जरा सोच के देखिए कि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ ऐसी हरकत करी जाए किसी दूसरे देश में, सिर्फ क्योंकि आपकी सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। हमें याद रखना चाहिए कि पुलिस का काम पुलिस पे, फौज का काम फौज पे और सरकार का काम सरकार पे छोड़ देना चाहिए। एक ढंग से चलते जनतंत्र के अंदर आम आदमी का काम होता है ऐसी सरकार को सत्ता में लाना जो कि ये सारे फैसले ढंग से ले सके, जिससे कि आम आदमी को इस सब पे सोचना ना पड़े और कानून को हाथ में न लेना पड़े। हमें ये सब बकवास बंद करनी होगी, नहीं तो दूसरे देशों में हमारे देशवासियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जा सकता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब हम ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो हम एक दूसरे को अंधा ही करके छोड़ेंगे। और मुझे तो इस सब से बस ये दिखता है कि हिंदुस्तानी और नेपाली मीडिया ने एक दूसरे के देश के ऊपर कीचड़ उछालने में रत्तीवर कसर नहीं छोड़ी है। चलिए अब हम आते हैं सॉफ्ट पावर वाले शब्द पे। मोटे मोटे शब्दों में दुनिया की भू राजनीति में दो तरीके की राजनीतिक ताकतें होती हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। अमेरिका को एक हार्ड पावर के प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो कि अपने सैन्य और आर्थिक दांवपेचों से दूसरों को अपने सामने झुकाता है। चीन एक और हार्ड पावर है जो आजकल पैसे के दम पर दुनिया पर अपनी पकड़ बना रहा है और अपने स्थानीय इलाकों में सेना के दम पे भी। भारत इनमें से दोनों ही नहीं है और हमेशा सॉफ्ट पावर था, है और आने वाले सालों और दशकों में रहेगा। इसका मतलब है कि हमने हमेशा दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने और साथ लेकर चलने की ताकत का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि हमारी संस्कृति को फैलाना और हमारी अच्छी तरह से परिभाषित राजनीतिक मूल्यों और विदेशी नीतियों पर अमल करना शामिल है। हमने सेना या पैसे के दम पे अपने दोस्तों को खरीदा या झुकाया नहीं है, बल्कि हमेशा बीच के रास्ते और आपसी सम्मान के द्वारा अपने और अपने से छोटे ओहदे के देशों से बना के रखी है। लेकिन आजकल जैसा कि नेपाल के मामले में हो रहा है, ऐसा लगने लगा है कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बने रिश्तों पर हमारी पकड़ ढीली हो रही है। नेपाल एक हमारा ऐसा पड़ोसी और करीबी देश है जिससे कि हमारी ऐतिहासिक रूप से कभी ज़्यादा समस्याएं नहीं रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सहयोग की कमी और कुछ दुर्व्यवहार की वजह से नेपाल हमसे दूर होता जा रहा है। इसमें कई बार हमारी भीतरी राजनीतिक दांवपेच भी शामिल रहे हैं। खासकर बिहार के चुनावों में मधेशी लोगों का वोट पाने के लिए बीजेपी का नेपाल बॉर्डर पर खेला गया मास्टर स्ट्रोक। जाने माने यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने हाल ही में इस विषय पर एक बढ़िया वीडियो बनाई है, ये दिखाते हुए कि हम कैसे नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार को लेके गलती पे गलती करते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ऊपर से अभी समाचार आ रहे हैं ईरान के चबहर बंदरगाह प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पे कि ईरान रेल पटरी पे भारत के बिना ही काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि मालूम होता है कि भारत की तरफ से पैसा देने में देरी हो रही थी। अब सच क्या है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि कुछ बेनामी और सरकारी स्रोत एक दूसरे की बात काट रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, यहाँ भी चीन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसने ईरान को अगले 25 साल में 400 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रस्तुत की है। और ऐसा भी लगता है कि भारत अमेरिका को खुश करने की कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे कुछ समय पहले तक आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे और शायद भारत अमेरिका को नाराज ना करना चाह रहा हो, क्योंकि कहने को तो अमेरिका हमारा जिगरी यार है और अभी तो उनके महान प्रेसिडेंट ट्रंप के जंगल राज के अंदर मौज ले रहा है। पर 100 बातों की एक बात तो ये है कि भारत की विदेशी नीति क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा है और ये सही बात नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आप सबसे ये है कि क्या भारत नीली पुड़िया ले चुका है? जिनको ये संदर्भ समझ में नहीं आया हो उनको बता दूं कि 1999 की हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स में लाल पुड़िया और नीली पुड़िया एक विकल्प दर्शाती हैं, जिसमें लाल पुड़िया आपको कड़वा सच दिखाएगी और नीली पुड़िया आपको आनंद में अज्ञानता में डुबो के रखेगी। You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. सच्चाई तो ये है कि भारत इस समय जीडीपी और बेरोजगारी के खराब आंकड़ों से जूझ रहा है। कोरोना वायरस ने हालत खराब कर रखी है। चीन हर तरफ से आर्थिक और भू राजनीतिक तरीके से हम पे दबाव बना रहा है। देश के अंदर धार्मिक और जात पात का तनाव दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पे है और पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की तरह मास्टर स्ट्रोक के गुणगान गा रहे हैं
और अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं और गाली बक रहे हैं कांग्रेस, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को, जबकि अब लगभग 7 साल से वो लोग सत्ता में नहीं हैं और देश का जिम्मा इनके हाथों में है ही नहीं। मैं जानता हूं कि इस समय किसी भी सवाल करने वाले के सिर पे पाकिस्तानी या एंटी नेशनल का ताज पहना देना और अपना मुंह मोड़ लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या सही बात ये नहीं रहेगी कि हम नीति निर्माताओं से कठोर सवाल पूछें? और पूरे समय ये वॉट अबाउटिज्म का खेल खेलना कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, या उनके समय में भी तो हालत इतनी खराब थी, ये सब सही है क्या? और क्या एक ऐसी पार्टी का लगातार मजाक बनाते रहना और उससे तुलना करना जो कि मान लिया कि विफल हो चुकी है, बेकार है, भ्रष्ट है, क्या यही देश के हालात सुधारेगा? ऐसे सवाल तो आपको अपने आप से खुद ही पूछने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर वही बात कहूंगा जो मैंने अपनी पॉजिटिविटी वाली वीडियो में 2-3 हफ्ते पहले कही थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जहरीली और भ्रामिक दुनिया है जहां असलियत और सच का कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी एक राजनीतिक दल या इंसान को अंधों की तरह पूजना छोड़ दीजिए, इससे आपका कोई भी भला नहीं होगा। हर किसी से और हर चीज पे सवाल उठाएं और अपने वोट से और जिनसे हो सके उनसे साफ सुथरा वाद विवाद करके कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। ये कीबोर्ड पे बैठ के टक टक करने से या फिर ये चीखते हुए न्यूज एंकरों को सुनने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। अगर देश में आप बदलाव चाहते हैं तो एक बार को कोई जाके किताब तो पढ़िए और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें सीखना बंद करिए और ऐसे किसी नेता को वोट करिए जो कि असल में आपकी जिंदगी बेहतर करने की जिम्मेदारी के लायक हो। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे कई संसाधनों के लिंक मिल जाएंगे जिनको पढ़ के आप अपनी खुद की राय बना सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। इधर है कुछ वीडियो जो शायद आपको पसंद आए, इनको जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद है और आप इस चैनल को बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे बना सब्सक्राइब बटन और साथ में घंटी का आइकन भी दबाएं, और नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ें। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली ही वीडियो में। नमस्ते।